गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 श्लोक कर लिया था। पहला श्लोक हमने किया था धर्मो जयति ना धर्मः सत्यम जयति नानृतम क्षमा जयति न क्रोधो देवो जयति नासुरः। सेकंड श्लोक था वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। थर्ड श्लोक था काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अब आज की क्लास में हम लोग चौथे श्लोक से शुरू करेंगे। चौथे श्लोक में स्टूडेंट्स को के लिए प्रीपोजिशन आती है। कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया, करण द्वारा से, तीसरे श्लोक में द्वारा से आ गया। जैसे देवेन होता है तो विवादेन आया, फिर उसके बाद व्यसनेन आया, निद्रया आया, कलहेन आया। ये सारे वर्ड तृतीया के थे। अब तृतीया के बाद चतुर्थी लाइन आती है। चतुर्थी कर्ता ने कर्म को करण द्वारा से संप्रदान को के लिए के अर्थ में यहाँ पर को आता है। तो यहाँ पर चौथी लाइन का श्लोक है। चौथा श्लोक विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्ति परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो यहाँ पर विद्या विवादाय, देखिए विवादाय दिस इज लाइक देवाय, ये फोर्थ लाइन का चौथी लाइन का रूप हो गया। मदाय भी वैसे है, पर पीडनाय है। तो यहाँ पर साधोह शब्द है, साधोस्तु को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा साधोह प्लस तु। यहाँ पर विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्ति पर पीडनाय। स्टूडेंट्स खलस्य का मतलब होता है विकेड पर्सन, दुष्ट आदमी। शक्ति स्ट्रेंथ, पर पीडनाय दूसरों को कष्ट देना, पर पीडनाय ट्रबलिंग अदर्स, दूसरों को कष्ट देना। तो खलस्य शक्ति पर पीडनाय, खल की दुष्ट व्यक्ति की शक्ति ताकत पर पीडनाय होती है, दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। तो इसको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है आपको। स्ट्रेंथ ऑफ अ विकेड पर्सन, स्ट्रेंथ शक्ति, खलस्य दिस इज लाइक देवस्य, षष्ठी लाइन का वर्ड है तो इसकी प्रीपोजिशन ओ एफ हो जाती है, ऑफ का। तो खलस्य शक्ति, खल व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति की शक्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ अ विकेड पर्सन पर पीडनाय ट्रबलिंग अदर्स। दुष्ट व्यक्ति की ताकत, उसकी शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। स्ट्रेंथ ऑफ अ विकेड पर्सन इज फॉर ट्रबलिंग अदर्स। जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या उनकी किस लिए होती है, विद्या उनकी विवाद के लिए होती है। लर्निंग इज फॉर डिस्प्यूट्स, विवाद झगड़ा करने के लिए, तो डिस्प्यूट्स। लर्निंग इज विद्या, लर्निंग, विवादाय इज फॉर डिस्प्यूट्स, लर्निंग इज फॉर डिस्प्यूट्स। धनम मदाय, धनम वेल्थ, मदाय का अर्थ होता है बैड हैबिट्स। देखिए मदाय आया तो प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, एफ ओ आर, फॉर बैड हैबिट्स। वेल्थ इज फॉर बैड हैबिट्स। और शक्ति स्ट्रेंथ किस लिए होती है, पर पीडनाय फॉर ट्रबलिंग अदर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप फर्स्ट 2 लाइन्स का ट्रांसलेशन क्या लिख रहे हैं,
स्ट्रेंथ ऑफ अ विकेड पर्सन इज फॉर ट्रबलिंग अदर्स, कॉमा, लर्निंग इज फॉर डिस्प्यूट्स एंड वेल्थ इज फॉर बैड हैबिट्स। लेकिन साधोस्तु, अब यहाँ पर साधोस्त को ब्रेक करेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेगा, साधोह प्लस तू। साधोह का मतलब क्या है? जेंटिलमैन, जेंटलमैन, फॉर जेंटलमैन। साधो ये भी चतुर्थी है तो FOR का प्रयोग हो गया, चौथी लाइन की प्रीपोजिशन आ गई। साधो फॉर जेंटलमैन, तू का अर्थ इंडीड होता है। जब दो डॉट आ जाएगा इसको ब्रेक करेंगे, साधो, धो के बाद दो डॉट आया, फिर हाफ से आप नहीं लिखोगे, साधो प्लस तू। साधो का मतलब साधु लोगों के लिए, फॉर जेंटलमैन, टू इंडीड, फॉर जेंटलमैन इंडीड, सर्वम, ऑल दीज, ये सभी, विपरीतम, इसको ब्रेक करेंगे वर्ड को, क्या हो जाएगा? विपरीतम प्लस एतत्। देखिए माँ पर ए की मात्रा है तो जब ब्रेक होगा स्वर के साथ अगला वर्ड आएगा, तो विपरीतम माँ हलंत हो गया, फिर माँ पर जो ए की मात्रा है वह एक नया वर्ड बना दे रही है तो हो गया एतत्, विपरीतम प्लस एतत्। एतत् का मतलब दीज, सर्वम ऑल, ऑल दीज। विपरीतम का मतलब उल्टा होता है, आर कॉन्ट्रेरी, अपोजिट। साधु लोगों के लिए यह उल्टा होता है, दुष्ट का उल्टा हो जाता है। दुष्ट विद्या का, धन का, शक्ति का प्रयोग सही दिशा में नहीं करते हैं, लेकिन सज्जन लोग क्या करते हैं? उनका प्रयोग सही दिशा में करते हैं, तो दुष्ट से सज्जन का विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो साधो तु सर्वम विपरीतम एतत्, सज्जन लोगों के लिए यह सब विपरीत होता है। फॉर जेंटलमैन ऑल दीज आर कॉन्ट्रेरी, अपोजिट। क्या होता है? ज्ञानाय, विद्या किस लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। लर्निंग इज फॉर नॉलेज, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, लर्निंग इज फॉर नॉलेज। दानाय दान के लिए, क्या? धन। वेल्थ इज फॉर चैरिटी, च एंड होता है, एंड। रक्षणाय, स्ट्रेंथ इज फॉर प्रोटेक्ट अदर्स, स्ट्रेंथ इज फॉर प्रोटेक्ट अदर्स। तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन आप लिखते चलिए, ट्रांसलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हाथ में पेन पेंसिल रखें, अभी रफ में लिखते चलें, बाद में इन श्लोक्स के ट्रांसलेशन को आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो फिर से मैं एक बार ट्रांसलेशन बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टू लाइन्स दुष्ट व्यक्ति के लिए और लास्ट टू लाइन्स जेंटल सज्जन व्यक्ति के लिए आई हुई हैं। तो फर्स्ट टू लाइन्स का ट्रांसलेशन हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ अ विकेड पर्सन इज फॉर ट्रबलिंग अदर्स, नॉलेज इज फॉर डिस्प्यूट्स एंड वेल्थ इज फॉर बैड हैबिट्स। फुल स्टॉप हो जाएगा, फर्स्ट टू लाइन क्लियर हो गई। फॉर जेंटलमैन ऑल दीज आर अपोजिट, यहाँ भी फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा दे आर लिखें, नहीं तो आप ऊपर के आधार पर, चूँकि सब अपोज में होते हैं तो दे आर की जगह आप लिख सकते हैं लर्निंग इज फॉर नॉलेज, वेल्थ इज फॉर चैरिटी एंड स्ट्रेंथ इज फॉर प्रोटेक्ट अदर्स, स्ट्रेंथ इज फॉर प्रोटेक्ट अदर्स। तो स्टूडेंट्स ये श्लोक नंबर 4 हो गया। अब हम लोग श्लोक नंबर 5 को करेंगे। श्लोक नंबर 5 दिया हुआ है, तैलाद्रक्षेद, तैलाद्रक्षेद
जलाद्रक्षेद रक्षेत शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। यहाँ पर स्टूडेंट्स तैलाद्रक्षेद, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा तैलात प्लस छेद, तैलात छेद जलात छेद, फिर उसके बाद रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्तेन दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। तो बुक के बारे में यहाँ पर कहा गया है स्टूडेंट्स, पुस्तकम इज बुक, आ बुक। वदति का मतलब सेज, कहती है। दिस इज लाइक लिखत लिखतः लिखन्ति। पुस्तकम वदति, पुस्तक कहती है। आ बुक सेज, क्या कहती है? ट्रांसलेशन नीचे लास्ट वर्ड्स, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड्स, वहाँ से आप शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ये हो गया आ बुक सेज, पुस्तकम वदति, क्या कहती है? तैलाद्रक्षेद जलाद्रक्षेद रक्षेत शिथिल बंधनात् वन शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑयल, तेल से। तैलाद्रक्षेद को ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया? तैलात, त मिलेगा, तेल से हुआ तैलात, OIL, ऑयल। तैलात, फिर रक्षेत शब्द आ गया, तैलात, त हलंत हो गया लाइक देवात। तैलात प्लस वहीं र मिलेगा, क्योंकि द्र में र है, तो जब वर्ड ब्रेक होगा तो तैलात प्लस रक्षेत, वो द भी त हो जाएगा, क्ष के बाद जो द है वह भी त बन जाएगा। तैलात रक्षेत, तेल से रक्षा करनी चाहिए। किसी को भी बुक की रक्षा, बुक कहती है। पुस्तकम वदति, अ बुक सेज, पुस्तक कहती है कि मेरी रक्षा आप तेल से कीजिए। कभी कभी क्या करते हैं, बुक पर तेल गिरा देते हैं, पानी गिरा देते हैं, उसको मोड़ करके रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पुस्तक कहती है ऐसा करने से फिर पुस्तक खराब हो जाती है, फिर उसमें जो लिखा हुआ है वह समझ में नहीं आता है, नुकसान हमारा होता है। तो हमारी लापरवाही के कारण फिर हम पुस्तक में जो कुछ भी लिखा होता है उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो तैलात रक्षेत, तैलात इज लाइक देवात, तो तेल से रक्षा करनी चाहिए। स्टूडेंट, रक्षेत वर्ब ये विधिलिंग लकार का वर्ब है, आपको 9th में मिलेगा। ये रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयु, रक्षेय, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेयो, रक्षेम, ये 9th का वर्ब है, तो आपको 9th में मिलेगा। तो यहाँ पर वर्ड दिया है रक्षेत, यहाँ पर वुड, शुड या मस्ट वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। तो वन शुड प्रोटेक्ट, रक्षा का मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट। वन शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑयल। पुस्तक, अ बुक सेज, पुस्तक ने क्या कहा कि किसी को मेरी तेल से रक्षा करनी चाहिए। वन शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑयल। फिर उसके बाद जलाद रक्षेद, जलात, यहाँ भी वैसे ब्रेकिंग हो गई, जलात प्लस रक्षेत, जल से भी हमारी रक्षा करनी चाहिए। वन शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम वाटर। जलाद रक्षेत, फिर क्या? रक्षेत शिथिल बंधनात्, शिथिल बंधन से भी, शिथिल बंधन से भी मेरी रक्षा करनी चाहिए। एंड वन शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एन इनसेक्यूर ग्रिप। इनसेक्यूर, INSECUREGRIP, इनसेक्यूर ग्रिप। हमें शिथिल बंधन से भी हमारी रक्षा करनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? मूर्ख हस्ते न दातव्यम, मूर्ख के हाथ में कभी भी मुझे नहीं देना चाहिए।
पुस्तक अगर किसी मूर्ख के हाथ में पड़ जाती है तो उसकी बहुत बुरी अवस्था हो जाती है। आई शुड नॉट बी हैंडेड ओवर। पुस्तक ने क्या कहा? मूर्ख हस्ते न दातव्यम, कभी भी मुझे मूर्ख के हाथ में नहीं देना चाहिए। आई शुड नॉट बी हैंडेड ओवर इन द हैंड्स ऑफ अ फूल। FOOL। पुस्तक ने कहा कभी भी मुझे मूर्ख के हाथ में नहीं देना चाहिए, हैंड ओवर नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट बी हैंडेड ओवर इन द हैंड्स ऑफ अ फूल। तो स्टूडेंट, जो भी पुस्तक ने कहा है उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखेंगे। पुस्तक ने क्या कहा इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, अ बुक सेज, अ बुक सेज मार्क करते चलेंगे। अ बुक सेज पुस्तक ने कहा कॉमा, फिर राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, वन शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑयल कॉमा, वन शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम वाटर एंड वन शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एन इनसिक्योर ग्रिप। फुल स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन, आई शुड नॉट बी हैंडेड ओवर इन द हैंड्स ऑफ अ फूल। फुल स्टॉप हो जाएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तैलाद्रक्षेद जलाद्रक्षेद रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। एकदम सिंपल है। तैलात रक्षेत, तेल से रक्षा करनी चाहिए। जल पानी हिंदी का ही शब्द है, जल से रक्षा करनी चाहिए। शिथिल बंधन से, इनसिक्योर ग्रिप से रक्षा करनी चाहिए। मूर्ख हस्ते न दातव्यम, और मूर्ख व्यक्ति के हाथ में मुझे नहीं देना चाहिए। वदति पुस्तकम, ऐसा पुस्तक कहती है। एकदम सिंपल है। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर है। आपको हिंदी की तरह, हिंदी और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है। पुस्तक, फिर एवं, दातव्यम देना, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति, तो सारे वर्ड्स आपको हिंदी की तरह मराठी की तरह मिलते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखना है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आप आराम से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, नरस्याभरणम रूपम, षष्ठी, छठा श्लोक। अब देखिए इसमें छठी लाइन के वर्ड्स आ जाएंगे। नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। बहुत अच्छा श्लोक। नरस्याभरणं रूपम। स्टूडेंट्स, जितने भी श्लोक दिए हैं सभी श्लोक में ज्ञान की बातें भरी पड़ी हैं। आप श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। संस्कृत को पढ़ने से व्यक्ति सुसंस्कृत बनता है, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड और वेल सिविलाइज्ड बनता है। तो हमें केवल अक्षर ज्ञान नहीं, केवल अक्षर का ज्ञान हो जाए, संस्कृत हमें पढ़ने आ गई, संस्कृत में हमें अच्छा नंबर मिल गया तो हम वहीं पर अपने कार्य की इति मान लें, हमारा कार्य वहीं पर समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अपने कैरेक्टर फॉर्मेशन के बारे में भी सोचना है, चरित्र निर्माण के बारे में सोचना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, क्या हम उसको अपने चरित्र में उतार रहे हैं। तो यह हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है हमें सुसंस्कृत बनना है, हमें कल्चर्ड, मैनर्ड और सिविलाइज्ड बनना है। तो यहाँ पर श्लोक दिया है षष्ठी, छठा श्लोक है, इसमें षष्ठी लाइन के सारे रूप्स आएंगे। षष्ठी लाइन देव की क्या होती है? देवस्य देवयो देवानाम। अब देखिए नरस्य शब्द आ गया, नरस्याभरणम को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? नरस्य प्लस आभरणम। नरस्याभरणम इज नरस्य प्लस आभरणम। नरस्य आदमी को, नर आदमी, नरस्य आदमी का। अब यहाँ पर देखिए य पर आ की मात्रा है, जब आप ब्रेक करोगे तो बनेगा नरस्य, यह छोटा हो गया, प्लस आभरणम। आ जो आ बड़े अ की मात्रा है वह नया वर्ड लेकर के आ रही है। नया वर्ड क्या बन रहा है आपका?
आभरणम। नरस्याभरणम, आभरणम का मतलब होता है आभूषण, गहना, ऑर्नामेंट। तो आदमी का आभूषण क्या होता है, गहना क्या होता है, रूप, उसका रूप। आदमी दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो, डील डौल उसकी अच्छी हो, हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा हो, तो नरस्य आभरणम रूपम, मनुष्य का आभरण क्या होता है, उसका रूप। गुड अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस इज द ऑर्नामेंट ऑफ मैन। ऑर्नामेंट ऑफ मैन इज हिज गुड अपीयरेंस, वह देखने में अच्छा हो। फिर उसके बाद क्या है, देखने में तो अच्छा है लेकिन गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। अब रूपस्य यहाँ भी ब्रेकिंग होगी, रूपस्याभरणम, तो ब्रेकिंग हो गई तो क्या हो गया, रूपस्य आभरणम, रूप का आभरण, आभूषण, ऑर्नामेंट क्या होगा, गुण। किसी भी व्यक्ति के रूप का आभूषण क्या होता है, उसका गुण होता है। गुण के बिना व्यक्ति बेकार है। गंध विहीन पुष्प है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। जैसे चंद्रमा में चांदनी नहीं होती है, फूल में सुगंध नहीं होती है, उसी तरह से अगर मनुष्य के अंदर गुण नहीं है तो मनुष्य बेकार है। दिखने में कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, अगर गुणहीन है तो वह बेकार है। वह आकर्षण का पात्र नहीं बन सकता है, लोगों के लिए वह प्रिय नहीं बन पाएगा, लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, रूप का आभूषण क्या होता है, उसका गुण होता है। तो वर्च्यू, गुण का मतलब क्वालिटी, वर्च्यू इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ अपीयरेंस। वर्च्यू, गुण, वर्च्यू इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ गुड अपीयरेंस। सुंदर डील डौल, सुंदर रूप का आभूषण क्या होता है, उसका गुण होता है। फिर गुणस्याभरणम ज्ञानम, आदमी के अंदर गुण तो है, क्वालिटी तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वह आदमी बेकार हो गया। तो ज्ञानम रूप गुणस्य आभरणम, ज्ञान गुण का आभूषण होता है। नॉलेज इज द ऑर्नामेंट ऑफ वर्च्यू। ज्ञानम क्या है, नॉलेज, नॉलेज इज द ऑर्नामेंट ऑफ वर्च्यू। फिर लास्ट पार्ट क्या है, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। ज्ञानस्य आभरणम, ज्ञान का आभूषण क्या होता है, क्षमा, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ नॉलेज। फॉरगिवनेस, क्षमा, ज्ञानस्य ऑफ नॉलेज, आभरणम ऑर्नामेंट, तो फॉरगिवनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का आभूषण क्या है, क्षमा। किसी भी व्यक्ति के पास, ज्ञानी व्यक्ति है कोई, तो उसके अंदर क्षमा होनी चाहिए, क्षमा करने का गुण होना चाहिए। गौतम बुद्ध के अंदर ऐसा गुण था, महावीर जैन के अंदर ऐसा गुण था, जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं, महात्मा गांधी के अंदर ऐसा गुण था। जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके अंदर क्षमा का गुण होता है। यह क्षमा का गुण ही सबसे बड़ा गुण माना गया है। तो स्टूडेंट्स, नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। तो ट्रांसलेशन में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप समझ लें, सुन लें, लिखते रहें और इसको श्लोक के साथ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। गुड अपीयरेंस इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ मैन, वर्च्यू इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ गुड अपीयरेंस, नॉलेज इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ वर्च्यू एंड फॉरगिवनेस इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ नॉलेज। फॉरगिवनेस क्षमा, फॉरगिवनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट श्लोक को सप्तमी को गवर्न करेगा। श्लोक को उसी सीरियल में रखा गया है जिस सीरियल में केस आती हैं। अब आपको सप्तमी की केस में पर मिलती है,
कर्ता ने कर्म को करण द्वारा से, संप्रदानकों के लिए अपादान अलगाव से, संबंध का की के नानी ने रारी रे। फिर उसके बाद अधिकरण, अधिकरण का सप्तमी, अधिकरण को हम सप्तमी बोलते हैं। अब सातवीं लाइन, तो देव की सातवीं लाइन क्या होती है? देवे देवयो देवेशु। अब आकारांत, अगर आप न्यूट्रल जेंडर आकारांत में जाएंगे, वन का रूप देखेंगे तो वने वनयो वनेषु। माला वाले रूप में जाएंगे तो मालायाम मालायाम मालयो मालासु। अब यहाँ पर देवे वाली लाइन आपको मिल रही है व्यसने, देखिए व्यसने देवे, तो यहाँ पर व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे, दिस इज देवे, रणांगणे भवति विनये, ये भी सप्तमी है, विनये भृत्य परीक्षा, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे भी सातवीं लाइन एक वचनम है। तो व्यसने मित्र परीक्षा, व्यसन के समय, मुसीबत के समय मित्र परीक्षा, मित्र की परीक्षा होती है। मित्र फ्रेंड, परीक्षा इज टेस्टेड, मित्र की परीक्षा कब होगी? व्यसने, कैलामिटी CALAMITY, इन डिफ़िकल्ट टाइम, इन डिफ़िकल्ट टाइम, इन ऑब्स्टिकल्स, जब आप परेशानी में होंगे तब मित्र की परीक्षा होती है। देखिए कितनी ऊंची बात है, व्यसने मित्र परीक्षा। वैसे तो बहुत सारे मित्र मिलते रहते हैं, जब तक आप खुशहाल हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं, आपकी जेब में रुपए पैसे हैं, तब तक बहुत सारे मित्र आपको मिलते रहेंगे। लेकिन मुसीबत के समय, डिफ़िकल्ट टाइम में जो आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। इसलिए मुसीबत का समय जीवन में आना चाहिए, क्योंकि जब तक मुसीबत नहीं आएगी तब तक सच्चे मित्र की पहचान नहीं हो पाएगी। व्यसने मित्र परीक्षा, व्यसन में मित्र की परीक्षा होती है। अ फ्रेंड इज टेस्टेड इन डिफ़िकल्ट टाइम। नेक्स्ट पार्ट, शूर परीक्षा रणांगणे भवति, शूर की परीक्षा, शूर अ ब्रेव मैन, बहादुर आदमी की परीक्षा कहाँ होती है? रणांगणे, रण प्लस आंगणे, रण के आंगन में, युद्ध भूमि में। अ ब्रेव मैन इज टेस्टेड इन द बैटल फील्ड, शूरवीर बहादुर व्यक्ति की परीक्षा कहाँ पर होती है? युद्ध भूमि में, रणांगणे। भवति वर्ब है, दिस इज लाइक लिखत लिखता लिखन्ति, वैसे भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवाव भवामः, रूप वैसे ही चलेंगे। प्रेजेंट टेंस के सारे वर्ब्स आपको मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब वर्ब्स को लर्न कर लो, देव का, वन का, माला का, ये सारे रूप, जितने भी रूप आए हुए हैं, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन भी था, अस्मद युष्मद और तद, सारे रूप लर्न कर लेंगे तो आप आसानी से संस्कृत को समझते रहेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप अगर काम नहीं करते हो, आलस्य दिखाते हो, कामचोरी करते हो, तो धीरे धीरे सब्जेक्ट का भार बढ़ता जाएगा और आगे समस्या आ जाएगी। संस्कृत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बोर्ड की परीक्षा में आपको फुल मार्क मिलता है, लेकिन आप 8 से अगर अच्छे ढंग से पढ़ाई किए रहेंगे तो आपको बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसा हिंदी मराठी इंग्लिश में नहीं मिलता है, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं यहाँ पर। तो व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे भवति, मुसीबत के समय मित्र की परीक्षा होती है, युद्ध भूमि में बहादुर व्यक्ति की परीक्षा होती है। अ फ्रेंड इज टेस्टेड इन डिफ़िकल्ट टाइम, अ ब्रेव मैन इज टेस्टेड इन द बैटल फील्ड। नेक्स्ट पार्ट, विनय भृत्य परीक्षा, विनय डिसिप्लिन को बोलते हैं, अनुशासन को बोलते हैं। तो भृत्य का मतलब नौकर होता है, अ सर्वेंट, परीक्षा टेस्टेड, अ सर्वेंट इज टेस्टेड, कहाँ?
A servant is tested in his by his modesty or discipline. A servant is tested by his modesty और डिसिप्लिन। भृत्य की परीक्षा, नौकर की परीक्षा, वह कितना अनुशासित है, कितना विनम्र है, कितना नम्र है, उसके अंदर कितनी तहजीब है, लियाकत है, शिष्टता है, इससे होती है। आप किसी के घर में जाओगे तो वहाँ पर नौकर को देख करके मालूम चल जाता है। नौकर और मालिक का जो अंतर होता है वह दिखना चाहिए। अब आप गए और वहाँ पर आपको नौकर के साथ में मालिक बैठा है, मालिक नौकर दोनों साथ में बैठ कर के चाय पी रहे हैं, तो वहाँ पर मालिक नौकर का कोई संबंध ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। वहाँ पर नौकर अगर मालिक की बात को नहीं मानता है तो वहाँ पर नौकर का क्या अर्थ हो गया? क्योंकि हर व्यक्ति, हर पद का अपना महत्व होता है। जैसे शिक्षक का और शिष्य का, स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट आज्ञाकारी होते हैं, टीचर की बात को मानते हैं तो वे आगे बढ़ते हैं। अगर टीचर का कहना, माँ बाप का कहना मानते हैं तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि शिक्षक और माता पिता उनको अच्छी बात बताएंगे, अच्छी सीख देंगे। स्टूडेंट को पढ़ने लिखने के लिए कहेंगे तो स्टूडेंट पढ़ेगा लिखेगा तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ेगा। यही डिसिप्लिन है। जो डिसिप्लिन में रहता है वह आगे बढ़ता है, जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है वह रोज़ पीछे, एक एक कदम पीछे जाता है, फिर जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है, बाद में पछताता है। विनय भृत्य परीक्षा, नौकर की परीक्षा कहाँ होती है? उसकी मॉडेस्टी में, उसकी डिसिप्लिन में। अ सर्वेंट इज टेस्टेड बाय हिज मॉडेस्टी और डिसिप्लिन। नेक्स्ट पार्ट, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। दान की परीक्षा कब होती है? आप बहुत बड़े दानी हैं। अ डोनर इज टेस्टेड। दान की परीक्षा कब होती है? दान की परीक्षा जब सूखा पड़ जाता है, जब बारिश नहीं होती है, जब सभी लोग खाने के लिए परेशान हो जाते हैं, उस समय हम भूखे हैं, उस समय अगर दान करते हैं तो वह दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। हम धन धान्य संपन्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, उसी में से थोड़ा सा उठा करके किसी को दे दिए तो वह दान बहुत बड़ा दान नहीं माना जाता है। जब सबके ऊपर मुसीबत आई हो, भूकंप आ गया, सबके ऊपर मुसीबत आई, बाढ़ आई, सबके ऊपर बाढ़ आई, सूखा पड़ गया, सबके साथ में ऐसी मुसीबत है, तो उस समय जो आगे आकर के दान का, पुण्य का काम करता है वह व्यक्ति महान माना जाता है। तो दान परीक्षा, दान की परीक्षा कब होती है? दुर्भिक्ष के समय। दुर्भिक्ष का मतलब होता है सूखा। जब बरसात नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, लोग एक एक अनाज के दाने के लिए परेशान हो जाते हैं, उस समय दान की परीक्षा होती है। तो डोनर की परीक्षा कब होगी? डोनर इज टेस्टेड ड्यूरिंग ड्रॉट, DRAUGHT, ड्रॉट के समय, सूखे के समय, उस समय दान की परीक्षा होती है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर श्लोक नंबर 7 है, सप्तमी। व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा, रणांगणे भवति विनये, भृत्य परीक्षा, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। तो ये श्लोक का ट्रांसलेशन हो जाता है, अ फ्रेंड इज टेस्टेड इन डिफिकल्ट टाइम, अ ब्रेव मैन इज टेस्टेड इन द बैटल फील्ड, अ सर्वेंट इज टेस्टेड बाय हिज मॉडेस्टी, एंड डोनर इज टेस्टेड ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड। सूखे के समय उसकी परीक्षा होती है। ट्रांसलेशन समझ लें, लिखना है। अब अंतिम श्लोक संबोधनम देखिए, प्रथमा से शुरू हुआ, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। अब 8वां श्लोक स्टूडेंट आ गया, सभी केस यहाँ पर आ गई हैं। और इसके पहले भी
पहली इकाई में और दूसरी इकाई में जो भी आपने किया है सब जगह केस की चर्चा हुई है। और जो रूप आपने पढ़े हैं प्रथमा से लेकर के संबोधनम तक और प्रोनाउन में प्रथमा से लेकर के आपने केवल सप्तमी तक पढ़ा है। तो ये जो रूप पढ़े हैं 8 लाइन नहीं तो 7 लाइन जो हैं वे किसी ना किसी प्रीपोजिशन से जुड़ी होती हैं। जैसे जब हम देवः बोलते हैं पहली लाइन, तो पहली लाइन की प्रीपोजिशन क्या होती है? ने होती है। देवा का मतलब क्या है? देवता ने। देवम दूसरी लाइन बोलोगे तो देवता को। देवेन बोलेंगे तो देवता के द्वारा। देवाय बोलोगे तो देवता के लिए। देवात बोलोगे तो देवता से, अलगाव से होगा वहाँ पर सेंटेंस में। देवस्य बोलोगे तो देवता का, देवता की, देवता के। देवे बोलोगे तो देवता में, देवता पर। फिर उसके बाद अंत में देवता को बुलाना है, हे देव। उसी ढंग से कोई भी नाउन प्रोनाउन रहेगा, वो जो प्रीपोजिशंस हैं सारी प्रीपोजिशन यहाँ पर रूप के साथ में जुड़ी रहती हैं। अब आपको रूप याद रहेगा तो कौन सी प्रीपोजिशन उस वर्ड में आपको लगानी है। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखना है तो आप वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाना है कि इन लगाना है, आन लगाना है, उसको आप समझ सकते हैं। या संस्कृत में वर्ड दिया हुआ है तो वहाँ पर रूप को देख करके कौन सी प्रीपोजिशन है वहाँ से समझ सकते हैं। तो जब तक प्रीपोजिशन की जानकारी नहीं होगी तब तक मिस्टेक करते रहेंगे। तो रूप याद रहा, वहाँ से प्रीपोजिशन कर्ता ने कर्म को समझते रहें, फिर धीरे धीरे संस्कृत समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर अंतिम श्लोक दिया हुआ है, आदिदेव नमस्त। देखिए आदिदेव, हे देव, हे देव, हे देवो, हे देवा होता है तो यहाँ देवम नहीं लिखा है, आदिदेव। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। देखिए भास्कर दिया है यहाँ, फिर दिवाकर दिया हुआ है, दिवाकर नमस्तुभ्यं। प्रभाकर नमोस्तुते। नमोस्तुते को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा नमः प्लस अस्तु। नमोस्तु को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा नमः। ओ की मात्रा विसर्ग में नमः बना और वो जो यस की तरह लिखा है वह अ होता है, तो नमः प्लस अस्तु हो गया। तो स्टूडेंट्स आदिदेव, यहाँ पर सूर्य की उपासना की गई है, सूर्य की प्रार्थना की गई है इस श्लोक में। उनके सारे समानार्थी शब्द आए हुए हैं, आदिदेव, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर। यहाँ दिवाकर दिन करने वाले, जब सूर्य उगता है तो दिन हो जाता है। प्रभा का मतलब भी सुबह, प्रभाकर सुबह करने वाले, कौन? सूर्यदेव। तो यहाँ पर आदिदेव, सूर्य को हम आदिदेव बोलते हैं। ओ प्रीमिटिव लॉर्ड, ओ प्रीमिटिव लॉर्ड। आदि का मतलब पहले देवता, प्रीमिटिव। ओ प्रीमिटिव लॉर्ड नमस्तुभ्यम, मैं आपको। नमस्तुभ्यम को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? नमः, म के बाद 2 डॉट, श्री गणेशाय नमः, नमः। नमः प्लस तुभ्यम। तुभ्यम कहाँ आता है? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम। चतुर्थी एक वचनम हो गया। नमः तुभ्यम, हे आदि देवता मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ओ प्रीमिटिव गॉड सैल्यूटेशन टू यू। नमः सैल्यूटेशन, तुभ्यम टू यू, सैल्यूटेशन टू यू। फिर उसके बाद प्रसीद मम भास्कर, ओ माई गॉड लॉर्ड मे यू रिजॉइस। प्रसीद का मतलब खुश करना, खुश होना। तो ओ माई लॉर्ड, सन को बोल रहे हैं, यस यू एन। ओ माई लॉर्ड सन मे यू रिजॉइस, ओ क्रिएटर ऑफ द डे। दिवाकर दिन करने वाले, क्रिएटर बनाने वाले, ओ क्रिएटर ऑफ द डे, दिवाकर को बोल रहे हैं। सब जगह संबोधन आया हुआ है, पहले आदिदेव,
मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। भास्कर प्रसीद मम, मुझे खुश करो। दिवाकर बुला रहे हैं सूर्य भगवान को। दिवाकर नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभाकर नमोस्तुते। एक बार नमः तुभ्यम आया है, यहाँ भी उसी तरह का है। अगले पार्ट में भी नमः अस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो सेम चल रहा है दोनों। सैल्यूटेशन टू यू ओ क्रिएटर ऑफ ग्लो, दिवा करने, दिन करने वाले। यहाँ पर हो गया ओ क्रिएटर ऑफ ग्लो, लेट देयर बी सैल्यूटेशन टू यू। अस्तु शब्द आया है। अस्तु का मतलब होता है दिस इज, लेट के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। 9th में रूप मिलेगा आपको। जैसे लिख का रूप है तो आप यहाँ लिखत लिखता है, लेकिन इम्परेटिव मूड में लोट लकार में जब आप 9th में पढ़ेंगे तो हो गया लिखत लिखताम लिखन, तो लिख लिखतम लिखत, लिखान लिखाओ लिखाम। उसी तरह से अस्तु का रूप है लिखत की तरह अस्तु, और इसका प्रयोग ये रूप जब आता है तो लेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेट का मतलब आज्ञा के अर्थ में आज्ञार्थी हो जाता है, सेंटेंस ऑर्डर में हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया लेट देयर बी सैल्यूटेशन टू यू, नमः अस्तु, हमें आपको नमस्कार करने दो। दिस इज ऑर्डर। लेट देयर बी सैल्यूटेशन टू यू। तो 4 पार्ट हैं। एक में आदिदेव आया, दूसरे में भास्कर आया, तीसरे में दिवाकर आया, चौथे में प्रभाकर आया। और सब में आप उनको क्या कर रहे हो? नमस्कार कर रहे हो। तो फिर से आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। नमोस्तुते को ब्रेक करेंगे तो नमः प्लस अस्तु, नमः प्लस अस्तु ते। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओ प्रिमिटिव गॉड, सैल्यूटेशन टू यू। ओ माई गॉड सन, यस यू एन, यस ओ एन दो होता है, तो यहाँ सूर्य के लिए लिख रहे हैं तो यस यू एन। तो ओ माई गॉड मे यू रिजॉइस, ओ क्रिएटर ऑफ द डे सैल्यूटेशन टू यू। ओ क्रिएटर ऑफ ग्लो, GLOW, ओ क्रिएटर ऑफ ग्लो, कॉमा हो जाएगा, लेट देयर बी सैल्यूटेशन टू यू। लेट देयर बी सैल्यूटेशन टू यू। तो स्टूडेंट्स ये संबोधनम हो गया। इन श्लोक्स को आपको लर्न करना है। सभी श्लोक को आप अपनी नोटबुक में लिखो और उनके ट्रांसलेशन को लिखिए। फिर उसके बाद श्लोक को लर्न करते रहो, ट्रांसलेशन को भी तैयार करते रहिए। अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो उस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के भाषा अभ्यास को करेंगे। और ये अंतिम चैप्टर है स्टूडेंट, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें तो इसके बाद सब रूप जो हमने लिखा था, प्रेजेंट आपने वर्ब लिखा, नाउन प्रोनाउन जो लिखा था वो रूप शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरी इकाई आ जाती है। तीसरी इकाई शुरू होगी। तीसरी इकाई तो सेकंड यूनिट टेस्ट की होती है, तो उसको अब आप सेमेस्टर के बाद करने वाले हैं। तो ये अंतिम चैप्टर है, तो अगली क्लास में शायद ये चैप्टर भाषा अभ्यास समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ग्रामर की हैं, टेक्स्ट बुक के अंत में है, उसको हम लोग एक क्लास में नहीं तो 2 क्लास में कर लेंगे। अब 1 या 2 क्लास में आपका पोर्शन समाप्त हो रहा है। अब पीछे जो भी चीज़ें दी गई हैं, चित्रपद कोश है, संख्या है, वादनम है, वाश्रम है, उन सबको आप करते रहिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मिलने तक मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।